दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 7 फरवरी 2025 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट वाला एनालिसिस आपको दे चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाला नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। ऑल क्वेश्चंस हमने विद आपको आंसर और पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाए। गाइस इस वीडियो में भी हम 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आपके लिए लेकर आ चुके हैं। लगभग पूरे क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा, क्लियर है। और आप लोगों का जब भी एग्जाम हो तो आप हमें जरूर से बताने की कोशिश करें। कहाँ पर बताएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो लिंक मिलेगी आप उस पर क्लिक करिएगा। गूगल फॉर्म की लिंक है, उस पर आप उस गूगल फॉर्म को भरकर आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम कब है और किस शिफ्ट में है ना। दोनों चीजें आप हमें बता सकते हैं तो जरूर से बताइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में हिंदी, फिर मैथ्स और फिर रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य और केंद्र के बीच पृथककरण यानी कि विभाजन का जो प्रावधान है भारत के संविधान की किस अनुसूची शेड्यूल में देखने को मिलता है या दिया गया है। तो ये जो शेड्यूल है 7 शेड्यूल है, यानी कि आपका 7वीं जो अनुसूची है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा राज्य और केंद्र, है ना। इन दोनों के बीच में जो विभाजन है या पृथक्करण का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बताया गया है। इस अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है। जैसे कि 7वीं जो अनुसूची है इसकी कुछ महत्व है, जैसे कि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करती है और ये जो है केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को रोकती है यह अनुसूची, और यह संविधान के मूल सिद्धांतों को बदलने से रोकती है। इसके अलावा यह केंद्र और राज्य के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखती है और यह राज्यों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण करती है। तो ये केंद्र और राज्य जो कि विभाजन है, केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बीच विभाजन, है ना, 7वीं अनुसूची में आपका रहेगा। हमारी ये आपकी एसएससी जीडी वाली स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है ये सिर्फ अभी 79 रुपीज में रही। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिए उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप ले सकते हैं अभी। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डेमो आप चेकआउट करिएगा, आपको तब आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चंस आपको हम डेली बेसिस पर जो एनालिसिस में कवर करवा रहे हैं यहाँ पर, है ना, वो सेम टू सेम क्वेश्चंस हमने पहले से इस टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट में अपडेट करके रखे हैं। आपको अगर पता नहीं है तो आप जाकर एक बार डेमो चेक कर लीजिएगा। बाकी और भी कंटेंट इसमें डाला है उनको चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कितना एडवांस टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन किए। तो इन नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी डाउट्स है आपके वो पूछ सकते हैं, क्लियर है। और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। 1 रुपए की प्राइस में आपको 10 से भी ज्यादा यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया और शानदार आपको प्राइस है, इतनी शानदार प्राइस में कितना बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर विजिट जरूर से कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत के वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री है इनका नाम क्या है। इससे पहले आपका कल भी क्वेश्चन बना था, क्लियर है, कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप याद रखिएगा ये जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है इसको जरूर से निपटा लीजिएगा पहली फुर्सत में। दूसरा राज्यपाल है आपका, तीसरा मुख्यमंत्री है ना। तो इसको अच्छे से आप निपटा लीजिएगा। अभी तक यही से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या, इसको भी निपटाना होगा क्योंकि सुबह इससे क्वेश्चन बना था, यूपीएससी का चेयरमैन पूछा गया था। तो इस तरह से जो भी वर्तमान में कौन क्या हो गया आपका, और ये मंत्रिमंडल वाला भी इसी में आ जाता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये वाला टॉपिक भी अच्छे से निपटा लीजिएगा करंट अफेयर में। स्पेशली स्पोर्ट्स की अगर अपन बात करें तो स्पोर्ट्स में भी करंट अफेयर काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। तो ये टॉपिक हमने आपको बता दिए, इनको अच्छे से कवर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कवर करवाएं तो हमने इस वाली टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी सारे टॉपिक अपडेट करके रखे हैं, जाकर आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए डिटेल की बात करते हैं इसकी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के संस्कृति जो मंत्री हैं ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। 11 जून 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री का पदभार ग्रहण किया इन्होंने। और जो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है इनका कार्यालय नई दिल्ली में जो शास्त्री भवन है यहाँ पर स्थित है। इनके निजी सचिव है संदीप कुमार सिंह। और इसके अतिरिक्त श्री राव इंद्रजीत सिंह जो है संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, है ना। तो ये याद रखना है, संस्कृति मंत्रालय का जो उद्देश्य सभी प्रकार की कला संस्कृति का संरक्षण प्रसारण करना और उसे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है ये 5 ईयर प्लान से है, पंचवर्षीय योजना से लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो ये था कृषि क्षेत्र पर जोर देना, इसका लक्ष्य था, क्लियर है, याद रखना है आपको। 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना का संबंध मुख्य फोकस कृषि पर था इसका,
और इस योजना का जो उद्देश्य खाद्य उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई परियोजनाओं को विकसित करना था। इसमें भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध जैसी बड़ी सिंचाई जो परियोजना है इन पर जोर दिया गया। इसका नारा था कृषि को प्राथमिकता, प्रथम पंचवर्षीय योजना का नारा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1956 से 61 दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य लक्ष्य, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों जो पंचवर्षीय योजना है दोनों का आपका लक्ष्य पूछा गया है अलग अलग क्वेश्चंस में। तो उद्योग और भारी उद्योगों पर इस पे जोर दिया गया था, इसका लक्ष्य था। और 1956 से 61, है ना, ये चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। मुख्य फोकस उद्योग और भारी उद्योगों पर था। इसे महालनोबिस मॉडल के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें भारी और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। लक्ष्य है औद्योगिकीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश जो है भारत का राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है ये आपको पता ही है ना। इसके अलावा करीबन 20 करोड़ के लगभग यहाँ पर ये होने वाली है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अब तक हो चुकी होगी। उत्तर प्रदेश राज्य का जो घनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है व्यक्ति, और ये भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर है। तो 2011 की जनगणना के वितरण के अनुसार महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.24 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना में 9.69 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक आबादी किसकी है? तो पूर्वोत्तर राज्य की अगर अपन बात करें तो ये असम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट की अगर अपन बात करें पूर्वोत्तर की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 राज्य शामिल है पूर्वोत्तर में, है ना, नॉर्थ ईस्ट में, जिन्हें आमतौर पर 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 7 बहनें के रूप में 7 सिस्टर्स इनको कहा जाता है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, जैसा कि हमने कल भी आपको ट्रिक बताई थी इसकी। एम आपका ए आपका हो जाएगा ए, फिर एम हो जाएगा एम, फिर आपका त्रिपुरा, नागालैंड और त्रिपुरा NT हो जाएगा, है ना, TN या NT आप जैसे भी बोले, NT या TN। तो एम और NT या TN आप ये ऐसा हो जाएगा। तो ये ट्रिक है इसकी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये इसमें शामिल है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में असम की जो आबादी है सबसे ज्यादा थी। असम की आबादी है 3.12 करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर किस वाद्ययंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो बांसुरी करेक्ट आंसर रहेगा। बांसुरी संगीत वाद्ययंत्र संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, और सिक्किल माला चंद्रशेखर बांसुरी को सहारा परिवार ने आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से प्राप्त किया है। बांसुरी भारत का सबसे पुराना वाद्ययंत्र है, ये बांस से बना होता है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य जो है किस राज्य का है? क्वेश्चन इस तरह से था कि ये जो कोई सा नृत्य है, देश नृत्य जो है किस राज्य का है? और आंसर था केरल। क्लियर है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम हमने डाला है यहाँ पर। हो सकता है इन नृत्यों की जगह केरल का और कोई दूसरा नृत्य भी हो सकता है आपका, बाकी ये प्रसिद्ध है तो यही, यानी कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो केरल करेक्ट आंसर रहेगा। केरल एकमात्र राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली दूसरा मोहिनीअट्टम। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है भारतीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है। ये कला की एक कहानी नाटक से ली है, लेकिन पारंपरिक रूप से पुरुष अभिनेता नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले विस्तृत रंगीन मेकअप, वेशभूषा और चेहरे के मुखौटे द्वारा प्रतिष्ठित है। तो कथकली केरल के मलयालम भाषी जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, इसमें एक हिंदू प्रदर्शन कला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साल 2010 में किस नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो छऊ नृत्य को शामिल किया गया 2010 में। साल 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी जो है इसके द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, तो ये सत्रिया को दिया गया था। छऊ नृत्य में महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों के प्रसंगों का मंचन किया जाता है। ये नृत्य स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों पर आधारित भी होता है। छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, है ना। ये अलग अलग राज्यों के लिए हैं, जैसे कि 3 अलग अलग राज्य हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। सरायकेला और पुरुलिया शैलियों में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। गुड़ी पड़वा जो ज्यादातर महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, फसल के मौसम की शुरुआत करता है। चंद्र सौर जो हिंदू कैलेंडर है इसके अनुसार महाराष्ट्रियन इस दिन को नए साल के दिन के रूप में मनाते हैं। गुड़ी जो ब्रह्मा के झंडे को संदर्भित करता है,
और पड़वा जो चंद्रमा के उज्जवल चरण के दिन पहले दिन को संदर्भित करता है। ये दो शब्द है जो गुड़ी पड़वा वाक्यांश बनाते हैं, है ना, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जो नियुक्ति की जाती है, तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो नियुक्ति है अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, ये कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, या इससे संबंधित जो आर्टिकल है कौन सा है, तो आर्टिकल 93 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 93, है ना, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति से संबंधित है। और बात करें 94 की अनुच्छेद 94, तो ये अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद रिक्त होने, हटाने या त्यागपत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 95 जो है स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 96 स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 97 जो है ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो ये सारे स्पीकर वाले हमने आपको आर्टिकल बता दिए। अगला क्वेश्चन है 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है, इसमें भारत में 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था ये अगस्त प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो इसका नाम है। कौन लाया था, ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, 8 अगस्त 1940 को। उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव दिया था। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव दिया था। प्रतिक्रिया क्या थी, कांग्रेस ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, है ना, ये प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने ठुकरा दिया क्योंकि इसमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं था। मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया क्योंकि इसमें उनके अलग राज्य पाकिस्तान की मांग के लिए रास्ता खुला रखा गया था, है ना। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से 1943 तक भारत का वायसराय रहा था और उनके कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्सन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसी घटनाएं घटित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, है ना, थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो गुलमर्ग में हुआ, जम्मू कश्मीर में। तीसरे खेलो इंडिया गेम्स शीतकालीन गेम्स थे ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ है 2023 में ये हुआ है इनका आयोजन, है ना। और प्रमुख खेल की बात करें, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग आदि इसमें प्रमुख खेल थे। उद्देश्य भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई है और जम्मू कश्मीर खेल परिषद इसका आयोजक है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारी ई बुक है गाइस, जीके की स्पेशल ई बुक है ना। इसमें सारा आपको जीके मिल जाएगा, जो भी अप टू डेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो लेटेस्ट पैटर्न का टीसीएस का सारा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, है ना। तो आप जाकर जरूर से देखिएगा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। तो एक बार जाकर जरूर से डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऐप में जाइए, ऐप में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, ई बुक वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। वहाँ पर डेमो भी डला है, डेमो भी आप देख लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2014 एशियाई खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कितने वर्षों के बाद में जीता था, 16 साल बाद जीता था। भारत ने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2014 तक दक्षिण कोरिया में जो इंचियोन इसमें आयोजित 2014 एशियाई खेलों में भाग लिया और 16 वर्षों के बाद भारत ने एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण पदक जीता। परिणाम स्वरूप 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट के लिए सीधा स्थान अर्जित किया था। अगला क्वेश्चन है कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी, तो नागालैंड करेक्ट आंसर रहेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम RSRS, है ना, इसके आंकड़ों के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई। मुख्य तथ्य की बात करें, राज्य नागालैंड है और समय है कोविड-19 के महामारी के दौरान 2020-21 की बात है। स्रोत है इसका नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS, है ना, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है 2010 में किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, छऊ वाला, जिसको यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया था। और अगर अपन बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य में 2010 में शामिल नहीं किया गया था, 2000 में शामिल किया गया था सत्रिया को, है ना। तो याद रखिएगा, साल 2000 में सत्रिया जो नृत्य इसको भारत के शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। तो ये वाला इस तरह से क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा एक नृत्य वाला क्वेश्चन पूछा था, नर्तक का नाम बताया था इस तरह से, जैसे कि भरतनाट्यम रुक्मिणी देवी अरुंडेल, कथक के पंडित बिरजू महाराज,
कुचिपुड़ी के यामिनी कृष्णमूर्ति और ओडिसी के हैं केलुचरण महापात्र, है ना। तो ये हमने आपको बता दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो गाइस जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले थे लगभग सारे क्वेश्चंस हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है, क्लियर है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी हम आगे और भी कवर करेंगे चीज़ें, हिंदी की स्पेशली चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा मैथ्स को हम कवर करेंगे आगे और रीजनिंग को भी कवर करेंगे, है ना। तो आप वीडियो के लास्ट तक पूरे बने रहिएगा। ये हमारी SSC DD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी। ये RPF कांस्टेबल की अवेलेबल है और ये RRB NTPC की अवेलेबल है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये MP एग्जाम के लिए अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का पहला क्वेश्चन है गद्यांश। गद्यांश एक आया था आपका, एक गद्यांश आपको बताइए आता ही है। 5 क्वेश्चन सीधे सीधे बने हैं। वर्तनी से 2 क्वेश्चन बने, विलोम शब्द से 3 क्वेश्चन बने, संज्ञा से 1 क्वेश्चन आपको बना है, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन आपका बना है, तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन बना है, पुल्लिंग से 1 क्वेश्चन बना है, वाक्य शुद्धि से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए। इसके अलावा मुहावरे से 1 क्वेश्चन बना है, एक शब्द से भी आपका 2 क्वेश्चन बने एक शब्द से। तो इस तरह से आपका ये हिंदी का है। जितने भी टॉपिक मिले हैं हमने पूरा आपको बताया, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं बताया। जो चीजें हमें मिलती है वही हम आपको बताने में बिलीव रखते हैं। मैथ्स में प्रतिशत से 2 क्वेश्चन बने, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे, SI से 3 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे आपके, DI नहीं था, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन थे, LCM SCF भी नहीं था, और सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा रेशियो ट्रेन था एक, है ना। ट्रेन के बाद में आपका टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था और रेशियो 1 था, और 2D से क्वेश्चन बना था मेंसुरेशन में 2D से। नेक्स्ट स्पीड, टाइम एंड स्पीड से भी आपका क्वेश्चन 2 बने थे। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 1 था, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 1 था, एनालॉजी से 1 था, 5 से यानी 2.5 से 1 था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन थे, सिलोस में आई थिंक नहीं था, होगा या 1 आध क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन थे, फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था, आकृति से 2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन था, पजल भी देखने को नहीं मिला। तो ये सारा का सारा ओवरव्यू है आपके पेपर का जो आज के आपकी इस शिफ्ट में पूछा गया है। आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी सारी चीज़ें। ये हमारी ई बुक है, अगर अभी तक नहीं देखा है डेमो तो जाकर देख लीजिएगा।